मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह की मैं चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। उनको सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होता है, तो मैं उन्हीं के लिए चाय तैयार कर रही हूँ। मेरा सुबह का काम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं गुनगुना पानी लेती हूँ, उसके बाद इनके लिए चाय तैयार करती हूँ। उसके बाद नाश्ता खाना तो इसके बाद ही बनाती हूँ। चाय तो तैयार हो गई है, चलिए इनको मैं दे देती हूँ। आज नाश्ते में इनको रोटी सब्जी खाने की इच्छा नहीं है, तो सोचा क्या बनाऊँ। तो सोचा आज सूजी से ही नाश्ता बना दूँ। इस नाश्ते में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और मेरे हस्बैंड को भी और बच्चों को सभी को पसंद आते हैं। तो मैंने सूजी लिया है और उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया और उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसे मैंने घोल कर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ दिया। क्योंकि कभी भी सूजी का इंस्टेंट नाश्ता बनाओ तो उतना अच्छा नहीं बनता है। इसे रेस्ट पर छोड़ने से सूजी बहुत पानी पीती है, आप सभी को पता है, और फूलती भी है। तो उसके बाद अगर हम नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा और फ्लफी बनता है। उसके बाद इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इस नाश्ते को बनाने में बहुत से लोग इसमें बेकिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसे अच्छे से फेंटा जाए तो इसमें कोई भी सोडा या इनो मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ, थोड़ा सा सरसों और तिल का तड़का लगा देती हूँ। मैं इसी में ही, यहाँ जो खांचे बने हुए हैं ना, इसी में ही मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इसी में ही मैं तिल और सरसों को ऐड कर देती हूँ। तड़का इसी में ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर अलग से मैं कढ़ाई का यूज़ करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा बर्तन भी एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बर्तन भी बच जाते हैं और तड़का भी तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर तड़का रेडी हो गया है। मैं और इस तड़के को सूजी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर साथ में सब्जी भी बनानी होती है ना, तो मैं उसी कढ़ाई में तभी मैं तड़का देती हूँ, क्योंकि वो कढ़ाई यूज़ हो जाती है। लेकिन अलग से मैं कढ़ाई का यूज़ नहीं करती, सिर्फ तड़के के लिए, वो इसी में ही हो जाता है। आप चाहे तो करी लीव्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तड़के में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। ज़्यादा कुछ तो अभी इस समय अवेलेबल नहीं था, बस टमाटर, प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया ही थी, तो मैंने इतने को ही इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर और भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, जैसे आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गोभी बारीक कटी हुई, आपके पास जितनी भी सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी भी अवेलेबल। अगर सब्जी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टमाटर प्याज में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बट दही अगर आप ऐड करते हैं तो इसमें टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर ऑयल डाल के उसे अच्छे से ऐसे हिला देती हूँ, जिससे जो खाँचे हैं ना, उसमें सभी तरफ अच्छे से ऑयल लगते हैं और ये नाश्ता इसमें चिपकता नहीं है। अगर कम ऑयल में कोई नाश्ता बनाना हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कम से कम तेल में बहुत अच्छे से सीख जाता है, ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सभी को मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। ये देखिए नाश्ता अच्छे से फूल चुका है। मैंने इसमें कोई सोडा या बेकिंग सोडा, इनो वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे अच्छे से मैंने फेंट दिया था। फिर से किसी प्रकार के सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं हम लोगों ने, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो देखेंगे, अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादातर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर कहते हैं कि न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है। इसीलिए अगर बिना सोडा के बात ना बने तभी मैं सोडा का इस्तेमाल करती, वरना मैं बेकिंग सोडा या किसी प्रकार के सोडा का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ मैं छत पर आई हूँ। यहाँ देखिए एलोवेरा का ग्रोथ कितना अच्छा आया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि एलोवेरा लगाने से लगते नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बकेट में मिट्टी डली हुई है और इसका ग्रोथ देखिए कितना घना और मोटी मोटी पत्तियाँ निकली हुई है। तो मैं इसमें से एक पत्ती ले लेती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। थोड़ा सा फेस पे इचिंग हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक एलोवेरा ले लेती हूँ। उसके बाद इसका मैं जेल निकालते हुए आपको दिखाऊंगी। एलोवेरा हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो इसके इतने सारे फ़ायदे निकल के आएंगे कि इसकी कोई गिनती नहीं है। तो चलिए, एलोवेरा मैंने तोड़ लिया है। इसको बीच से कट करके इसके सारे जेल मैं चाकू की मदद से निकाल लूँगी। आप चाहे तो स्पून से भी निकाल सकते हैं। मार्केट में भी एलोवेरा जेल अवेलेबल होता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, जिसके कारण से वो फ्रेश जेल निकाल कर आप उसका यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
अगर आप बार बार उसका जेल नहीं निकालना चाहते तो आप एक छोटा सा डब्बा लीजिए और उसमें एलोवेरा जेल डाल लीजिए और उसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ऐसा करके आप 3 से 4 दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं जेल निकाल रही हूँ वैसा अगर आपको थोड़ा बहुत ही जेल चाहिए तो इस तरीके से निकालिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जेल निकालना है तो आप एलोवेरा लीफ है उसकी दोनों तरफ की पत्तियाँ काट लीजिए और बीच का जो जेल है उसको मिक्सर जार में डालकर उसे पीस सकते हैं। बहुत दिनों से हम लोग घर पर बोर हो रहे थे तो यहाँ पर घर के सारे काम निपटाने के बाद हम निकल चले घूमने के लिए। यहाँ बच्चा भी बहुत बोर हो रहा था, उनको भी बहुत दिनों से हमने घुमाया नहीं था। हमारे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पर अंदर दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि यहाँ हम यहीं के रहने वाले होकर यहाँ इतने सालों के बाद हम यहाँ आ रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ से घूम कर चले जा रहे हैं। ये एक संग्रहालय है, म्यूजियम है। यहाँ पर सारी पुरानी कलाकृतियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। सारी पुरानी मूर्तियाँ और जो पुराने लिपि के जो लेखन है वो आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ यहाँ पर है। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं जैसे कि पुरानी लिपियाँ, मूर्तियाँ और पुराने औजार, पुराने कपड़े, बहुत पहले सदी के, वो सारे यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। ये देखिए, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसको उस समय मुसलमानों ने इसका सर को खंडित कर दिया था, इसे भी यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर ऐसे अनेकों मूर्तियाँ हैं, अनेकों औजारें हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। अगर आप भी यहाँ इस म्यूज़ियम में विज़िट करना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम रायपुर में है। आप अगर से संभव होता है तो आप भी एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम लगा मुझे तो। यहाँ अंदर आने के बाद फ़ोटोग्राफी के 5 रुपीज़ और वीडियोग्राफी के 50 रुपीज़ चार्जेस पे करने होते हैं। उसे आप पे करके आप बिल्कुल फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। मैं फटाफट इसके अंदर की सारी कलाकृतियाँ दिखाती हूँ।